हेलो डियर स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने किया था आपका फैराडे लॉज का फर्स्ट लॉ। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपका सेकंड लॉ ऑफ फैराडे। आपका फर्स्ट लॉ था m इज इक्वल टू जेड क्यू। मीन्स आपका मास जो था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था आपके करंट के। ठीक है। सो यहाँ पे आपका अगर पूछते हैं जेड की वैल्यू जो कि आपका इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। सो इफ हम मान लें कि आपका लेट क्यू इज इक्वल टू 1 फैराडे, सो आपका m की वैल्यू आ जाएगी आपके z के बराबर। ठीक है। मीन्स जितना मास आपका डिपॉजिट हुआ है वही आपका क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ठीक है। सो सेकंड लॉ ऑफ फैराडे मीन्स सेकंड लॉ ऑफ फैराडे क्या आपको सजेस्ट करता है, डिफाइन करते हैं हम। इफ ये आपका जो सेकंड लॉ है ये एक्सटेंशन है फर्स्ट लॉ का ही। ठीक है। इफ सेम अमाउंट of electric charge is passed through different electrolytes, then the amount of substance deposited या liberated is directly proportional to its equivalent weight। ठीक है। जो आपका अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, अगर हम सेम इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोवाइड करें, मीन्स आपकी जो आई की वैल्यू है वो सेम रहे, और सेम टाइम के लिए मीन्स आपका टी भी क्या रहे, सेम रहे, डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट के लिए। ठीक है। तो आपका जो अमाउंट डिपॉजिट या जो आपका एम आएगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, आपका इक्विवेलेंट वेट के इक्विवेलेंट होगा, मीन्स ई के। ठीक है। सो हम इसको एग्जांपल से समझते हैं। आपका हमने यहाँ पे दो इलेक्ट्रोलाइट ले लिए हैं। एक के अंदर आपका कॉपर सल्फेट है और दूसरे में आपका है जिंक सल्फेट। ठीक है। यहाँ हमने दो इलेक्ट्रोड लगा दी हैं। इनको कनेक्ट कर दिया आपका सीरीज में। ठीक है। ये आपका नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। ठीक है। सो इन दोनों के केस में आई करंट आपका सेम है, टाइम आपका सेम, जो आपका करंट है सेम करंट आपका सेम इंटरवल ऑफ टाइम के लिए फ्लो कर रहा है, टी भी सेम है आपका। सो आपका जो क्यू होगा चार्ज, दैट विल बी आई टी, दैट विल बी आल्सो बी सेम। ठीक है। तो आपका क्यू भी क्या होगा, सेम होगा। ठीक है। सो हमें अगर मास निकालना है आपका जिंक का, सो इट विल बी जेड इंटू क्यू, और हम इसको लिख सकते हैं मास ऑफ जिंक विल बी जेड की वैल्यू ई इक्विवेलेंट वेट ऑफ जिंक अपॉन फैराडे इंटू क्यू। ये दोनों आपके कांस्टेंट हैं। क्यू की वैल्यू सेम रहेगी, एफ आपका कांस्टेंट है, जिंक की वैल्यू हम निकालनी। ठीक है। सो अगर हम बात करें कॉपर के केस में, तो एम सी यू इज इक्वल टू जेड क्यू। जो मास होगा कॉपर का वो इक्विवेलेंट मास हर एक इलेक्ट्रोलाइट का अलग अलग होता है, सी यू फैराडे क्यू। ये दोनों आपके कांस्टेंट है, तो हम इसको लिख सकते हैं मास ऑफ जिंक अपॉन मास ऑफ सी यू कॉपर विल बी इक्वल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ जिंक अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर। ठीक है। ये तो आपकी सेम रहेंगी, दोनों ही चीज़ें कैंसिल आउट हो जाएंगी। ठीक है। सो
यहाँ से आपका जो मास है या जो आपका डिपॉजिट हुआ है मटेरियल, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, आपके इक्विवेलेंट वेट के। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन भी आपका यही है, द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट चार्ज इज पास द सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चार्ज। अगर आपका सेम इलेक्ट्रिसिटी चार्ज आपका चल रहा है, ठीक है, पास किया जा रहा है थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट, अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट हैं, एक में CSO4 है, एक में जिंक सल्फेट है। ठीक है, देन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट, जो अमाउंट सब्सटेंस का मीन जो मास है जिंक का या कॉपर का, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, M1/M2 इज इक्वल टू E1/E2। ठीक है, ये आपका था सेकंड लॉ, जो आपको बताता है अगर हम सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पास करते हैं डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइसिस से, सो आपका जो अमाउंट होगा डिपॉजिट या मास हम कहें उसको, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आपके इक्विवेलेंट वेट के। ठीक है।